तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द टारगेट बीसीईसी 2026 क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पार्ट पर मिलियन और मोलैलिटी फॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्या होता है हम लोग देखेंगे कि मास परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, और हम लोग आज मोल फ्रैक्शन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के कवर कर लिए हैं। हमारा एक चैप्टर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और उससे जुड़े क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा कोट है, जरा हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे की ओर चर्चा करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लाइफ इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूवमेंट बट इट्स अबाउट क्रिएटिंग इट। लाइफ इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मूवमेंट बट इट्स अबाउट क्रिएटिंग इट। कि लाइफ जो हमारा जीवन जो है वो वेट करने के लिए नहीं है कि हाँ भैया ये कल परफेक्ट मोमेंट आएगा तो ये होगा, है ना। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से पक्का प्रॉपर पढ़ेंगे, है ना, कल से पूरे मन से हम लोग वो पढ़ेंगे, कल से मेहनत से तैयारी करेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, 2 दिन बाद शादी है, शादी में चले जाते हैं, जब शादी से लौट के आएंगे बड़े भैया के बड़ी दीदी के तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा आज बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, आज वहां से आएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कभी परफेक्ट मोमेंट आता नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको क्रिएट करना पड़ता है कि आज जो मोमेंट है, अभी जो मोमेंट है, जिस मोमेंट में तुम ये वीडियो देख रहे हो, यही सबसे परफेक्ट मोमेंट है और इसी से तुम्हें अपनी शुरुआत करनी है। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलो हम लोग आगे बात करते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक हमारे पास है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो आप इस बात को जरा समझो, मैं इस वर्ड को जरा तोड़ तोड़ के तुम्हें समझाता हूं। पार्ट्स के मतलब होते हैं टुकड़े, पर मिलियन यानी 1 मिलियन के टुकड़े। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ग्लास है, एक बॉक्स है हमारे पास। इस बॉक्स में कोई सा तो भी सब्सटेंस रखा हुआ है, और ये कितने सब्सटेंस है, ये है 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन सब्सटेंस इस बॉक्स में है। कितने सब्सटेंस है, 1 मिलियन सब्सटेंस इस बॉक्स में रखे हुए हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स में सपोज एक कोई सब्सटेंस है बी, एक कोई सब्सटेंस है बी। सब्सटेंस ए कितना है, 10 टू द पावर 6 मिलियन। एक कोई सब्सटेंस है बी जो 5 है, कितना संख्या में, जस्ट 5, सिर्फ 5 नंबर में, है ना। सिर्फ कितने संख्या में है, 5। तो हम बोलेंगे कि 1 मिलियन में कितना सब्सटेंस है वो, तो हम कहेंगे कि 1 मिलियन में 5 सब्सटेंस है। इसी को अगर मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलूं तो मैं कहूंगा 5 पार्ट्स पर मिलियन। 5 पार्ट्स पर मिलियन कि 1 मिलियन में 5 पार्ट है। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट पार्ट्स पर बिलियन की हम बात करते हैं कि पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब है कि इन 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस है सपोज 10 टू द पावर 9 और इसमें कोई सब्सटेंस है बी जो है 8, तो हम कहेंगे कि इट इज व्हाट 8 पार्ट्स पर बिलियन। 8 पार्ट्स पर बिलियन कि 1 बिलियन में कितने पार्ट्स हैं, तो 8 पार्ट्स हमारे पास 8 बिलियन में होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जरा हम फॉर्मूला पे ध्यान दे लेते हैं कि वेट ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स पर मिलियन क्या है हमारा, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे ए है, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है, हमारा कंपोनेंट क्या है, वो ये बी है ना। तो वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं बिलियन की बात करूं तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेम फॉर्मूला हमारे पास हम यूज करने वाले हैं, और हम लिखेंगे क्या, हम लिखने वाले हैं दैट इट इज वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9 इनटू 10 टू द पावर व्हाट, 10 टू द पावर 9। चलिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं और इस क्वेश्चन के साथ हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है दैट इन 500 ग्राम ऑफ अ टूथपेस्ट the concentration of the fluoride is 0.2 gram expressed in parts per million। ठीक है, मैं इसके साथ एक और ऐड कर देता हूं, expressed in parts per million and parts per billion। तो चलिए पहले हम पीपीएम निकाल लेते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन क्या है। तो हमारे पास जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की जो वेट ऑफ कंपोनेंट दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास, 0.2 ग्राम। और जो हमारे पास सॉल्वेंट जो है यानी जो सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। तो टूथपेस्ट का वेट कितना दे रखा है, 500 ग्राम, 500 ग्राम। और पार्ट्स पर मिलियन मैंने कितने कहा था, आउट ऑफ मिलियन यानी 10 टू द पावर 6। तो अपन यहाँ पे 10 टू द पावर 6 लिख देते हैं। चलिए आगे कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या होगा, 2/5000 इंटू 10 टू द पावर 6। मैंने क्या किया, डेसिमल को नीचे किया और यहाँ पे 0 पुट कर दिया। डेसिमल को नीचे करके क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब क्या होगा, सो इट इज अप्रॉक्स
2, अब यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे 3 जीरो, और अपन ऐसा इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 ppm, यानी फ्लोराइड कितना है, 1 मिलियन पार्ट में 400 फ्लोराइड के एटम हमारे पास देखने को आपको मिलने वाले हैं। 400 फ्लोराइड हमको 1 मिलियन टूथपेस्ट के एटम में हमको देखने को मिलने वाले हैं। चलो पार्ट्स पर बिलियन की अपन बात कर लेते हैं। सो क्या होगा हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन, सो पार्ट्स पर बिलियन इक्वल टू 0.2 इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर 9। आप क्या करोगे, आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक जीरो लगाओगे, तो आपने एक जीरो लगा दिया, इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप क्या होगा, 3 जीरो यहां पे है, तो 3 जीरो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो होगा 2 आउट ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 आउट ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर 6। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 0 0 0 एंड 0, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5, हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 4 जा 20, और उस पर आप जीरो बिठा दो, यानी मैं इसको कहूं तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 पार्ट्स पर बिलियन, और ये हमारे पास आंसर हो गया। बस इतना ही आसान है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, जस्ट सिंपल एज दैट। चलो हम आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन की बात कर ली। अब अपन समझते हैं मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो ये चारों जो पॉइंट आपको लिख रहे हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड फॉर्मेलिटी, ये सब आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे 12th क्लास के। जब 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तभी सबको हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। बट अभी इस केस में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे बात करेंगे कि आखिर मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है एंड फॉर्मेलिटी क्या होती है। तो चलो हम एक एक करके सारे के सारे ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी के ऊपर। व्हाट इज मोलैलिटी? So molality is nothing but it is number of moles of solute present in 1 liter of solution. So what is it? It is number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as what? Is known as molarity. अब चलो पहले तो हम समझते हैं कि what do you mean by solute and what do you mean by solution. कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, और एक टर्म को हम सीखेंगे कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो चलो हम सब सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्पून। स्पून कंटेन्स शुगर। स्पून कंटेन्स व्हाट? स्पून कंटेन्स शुगर। ये यहाँ पे स्पून है हमारे पास, और स्पून में क्या रखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास 2 स्पून है, और इन दोनों स्पून में हमारे पास शुगर रखेंगे। दिस इज कंटेन्स शुगर। ओके, नाउ this is a glass full of water. This is a glass full of water. So this is what? This is nothing but a glass full of water. तो ये हमारे पास ग्लास है full of water. ये ग्लास है हमारे पास full of water. ठीक है, ये ग्लास है हमारे पास full of water. और होता क्या है कि जब आप चीनी को शरबत में, जब आप पानी में मिक्स करते हो तो आपका शरबत बनता है। तो क्या बनता है? आपका शरबत बनता है, यानी शुगर सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है बच्चे? तब आपका जो है वो शुगर सॉल्यूशन बनता है। सो व्हाट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म व्हाट? शुगर सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास ये क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया शुगर सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट? शुगर सॉल्यूशन। अब हमने देखा कि हमने चीनी लिया, दिस इज व्हाट? दिस इज शुगर। ये हमारे पास शुगर है, इसको हमने किसके अंदर पोर किया? हमने शुगर को पोर किया वाटर के अंदर। शुगर इज पोर्ड अंडर वाटर, और हमारे पास बन गया शुगर सॉल्यूशन, या चीनी का पानी बन गया, एकदम शरबत कहते हैं, वो शरबत बन गया। तो इन दिस केस सुगर विल बी द सॉल्वेंट, सॉरी सुगर विल बी द सॉल्यूट। शुगर हमारे पास क्या? हमारा सॉल्यूट है, और वाटर क्या है हमारा? सो वाटर इज आवर सॉल्वेंट। वाटर इज आवर व्हाट? वाटर इज आवर सॉल्वेंट। एंड शुगर सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा क्या होने वाला है? दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन टुगेदर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट combine together to form what? To form solution. Solute plus solvent combine together to form solution. अब सॉल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना कि सॉल्यूट जो होता है वो अमाउंट में कम होगा, सॉल्वेंट अमाउंट में ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा होगा एक सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम होगा एक सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। सो द अमाउंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। एंड बोथ सॉल्यूट
together with the solvent is known as the solution. So together with solvent, solution, solute is known as the solution. So solute together with solvent is known as solution. आई बात समझ में? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक ग्लास में पानी ले लो, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दो। तुमने चीनी मिला दी, चीनी मिलाकर के तुमने किसी को दिया, तो जो तुमने दिया वो सॉल्यूशन है। जो ग्लास में पानी लिया वो सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट के अंदर तुमने चीनी जो कि एक सॉल्यूट है, तुमने उसको मिक्स किया और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन तुमने किसी को दिया। सो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट कम होता है अमाउंट में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अच्छा भैया, तो आप यह कहना चाहते हो कि अगर हम वाटर को कम कर दे और शुगर को अगर बढ़ा दे, यानी 1 किलो चीनी में, अगर 1 केजी चीनी में हम मात्र 20 ml या 30 ml अगर हम वाटर डालते हैं, तो आप बताओ कि उस केस में सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? तो उस केस में हमारा ये सॉल्यूशन बदल जाएगा, ठीक है। और हम उस केस के में कहेंगे क्या कि जो सॉल्यूट है वो वाटर है और जो सॉल्वेंट है हमारा वो शुगर है, क्योंकि शुगर जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, वो 1 kg है, इसलिए वो सॉल्वेंट है। और जो हमारा वाटर है वो कम अमाउंट में है, वो 20 ml, 30 ml, 100 ml है, इसलिए वो क्या है? सॉल्यूट है। तो याद रखना कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्यूट से ज्यादा होता है अमाउंट में, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्वेंट से क्या होता है? कम होता है अमाउंट में। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब आगे बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब तुम ऐसे समझो, इसको कंसंट्रेशन भी अपन कहते हैं, मोलैरिटी को अपन कंसंट्रेशन भी कहते हैं। सो मोलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसे अपन कंसंट्रेशन भी कहते हैं और इसको अपन सी अंडर कैपिटल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन को समझो कि एक बात बताओ कि अगर हमने 100 ml के 2 ग्लास रखे, उन दोनों ग्लासेस में हमने अलग अलग, एक में 10 चम्मच चीनी मिलाई, एक में 5 चम्मच चीनी मिलाई, तो क्या दोनों का जो गाढ़ापन जो होगा, यानी दोनों का जो मिठास, जो स्वीटनेस होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, क्या वो सेम होगा? नहीं, वो सेम नहीं होगा। क्या होगा? सिंपल सी बात है कि जिसमें आप ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उसकी कंसंट्रेशन, उसकी गाढ़ापन, उसकी स्वीटनेस, उसकी मोलैरिटी ज्यादा होगी, और जिसमें आप कम चीनी डालोगे उसकी मोलैरिटी, उसकी स्वीटनेस, उसकी कंसंट्रेशन है ना, उसका सांद्रता वो क्या होगी? कम होगी। आई बात समझ में? हिंदी में मोलैरिटी को ही, कंसंट्रेशन को अपन सांद्रता कहते हैं। तो मोलैरिटी क्या है कि वो कुछ नहीं है कि तुम जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसकी कंसंट्रेशन, उसका गाढ़ापन उतना ज्यादा होगा। इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल। हम लोग ग्राम केजी ना उपयोग करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज मोलैरिटी। इज नोन एज मोलैरिटी। तो हम इससे क्या कहते हैं? इसे हम मोलैरिटी कहते हैं। आई बात समझ में? इसे हम क्या कहते हैं? इसे मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो चलो लगे हाथ हम इसके मोलैरिटी की यूनिट की भी बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगा? अब इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इट इज मोल अपॉन 1 लीटर, यानी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोल अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, तो मोल की यूनिट क्या होती है? मोल की यूनिट होती है मोल, और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है हमारे पास? वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारे पास लीटर। सो इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू, इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। सो इट इज मोल पर लीटर, है ना। मोल पर लीटर हमारे पास क्या होगी? हमारी यूनिट होगी। क्लियर है पॉइंट? सो यूनिट क्या होगी हमारे पास? मोल पर लीटर होगी। इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब इसके हम बात करते हैं, इसको और रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, इसको और कैसे इसको यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके यूनिट को और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? चलिए इसके यूनिट को और रिप्रेजेंट करने का तरीका अपन देख लेते हैं। सो इट इज व्हाट? इट इज मोल यूनिट। सो यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इनके फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कहा कि कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हम इसको, मोल को हम लिख सकते हैं ग्राम वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर? क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो मोलैरिटी इज नथिंग बट ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट
इंटू 1 वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? दिस इज मोलैरिटी। अगर इसी को अपने को लिखना होगा ml में तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ग्राम वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई बी, वेयर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसको ml में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा याद रखना कि बार बार अब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब आप इसको स्मॉल m, ग्राम वेट को आप कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करोगे। So gram weight will be represented by small w and gram molecular weight will be represented by capital W, है ना। तो ये चलो हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हम परसेंटेज के टर्म पे बात करते हैं। तो परसेंटेज के टर्म पे जब आप मोलैरिटी की बात करते हो तो आप लिखते हो परसेंटेज वेट। परसेंटेज वेट निकालना मैं कैलकुलेट करना मैंने कल भी सिखाया था, आगे भी मैं सिखाऊंगा। सो परसेंटेज वेट अपॉन 100 इंटू डेंसिटी अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर weight into 1000 by volume in ml, 1000 by volume in ml. So it is what? It is percentage weight upon 100 into density by gram molecular weight into 1000 upon volume in ml. अगर लीटर करेंगे तो सिर्फ 1 by v अपन करके छोड़ देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो इट इज व्हाट? इट इज यूनिट। यूनिट हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो यूनिट क्या है हमारे पास, एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं यूनिट के ऊपर। सो यूनिट इज नथिंग व्हाट? यूनिट इज नथिंग व्हाट? यूनिट इज नथिंग बट मोल्स पर लीटर, जिस पर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो यूनिट इज नथिंग बट मोल्स पर लीटर। अब चलो एक क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं मोलैरिटी के ऊपर। तो मोलैरिटी के ऊपर जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो और फिर वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं तुम्हें बतलाता हूं। हो गया क्वेश्चन? कर लिया आपने? आई होप आपने कर लिया होगा। चलो अगर कर लिया है तो आंसर को मैच कर लेते हैं। अगर आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं तुम्हारे साथ तुम्हें सिखाने के लिए। चलो आगे बात करते हैं। सो 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन, सो फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब एक बात सुनना, क्या कह रहा है? 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन। तो यहां पे बताओ सॉल्यूट कौन है हमारे पास। सो हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि जो कम है वो हमारे पास सॉल्यूट है, और सॉल्यूट हमारे पास 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है। अच्छा सॉल्वेंट कौन है हमारे पास? सॉल्यूशन कौन है? सॉल्वेंट नहीं, हमें सॉल्यूशन की जरूरत है। तो सॉल्यूशन हमारे पास पता नहीं, पर उसका वॉल्यूम पता है, एंड दैट इज 250 ml, यानी वॉल्यूम हमको ml में दे रखा है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। अभी अभी हमने पढ़ा कि मोलैरिटी इज नथिंग बट n अपॉन v, और क्योंकि यहां पे v जो है वो 1000 में दे रखा है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया vn। क्लियर है पॉइंट? अब हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। इन दिस केस हमारे पास सॉल्यूट क्या है? हमारे पास सॉल्यूट है NaOH। तो हमको NaOH का क्या कंप्लीट हमको कंपेयर करना पड़ेगा? हमको NaOH का निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि दैट इज नथिंग बट ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या इसको सिंपल लिखो स्मॉल w बाई कैपिटल W, स्मॉल w बाई कैपिटल W। अब बताओ कि क्या है ग्राम वेट ऑफ NaOH इन दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास दे रखा है कि ग्राम वेट हमारे पास कितना है? 4 ग्राम वेट हमारे पास हमको NaOH दे रखा है। तो चलो हम लिख देते हैं कि 4 ग्राम तो हमारे पास NaOH है। अब NaOH का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था NaOH का, और वो NaOH का क्या लिखोगे आप? तो आप NaOH का जब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो Na के लिए लिखोगे ग्राम एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन के लिए आप लिखो ग्राम एटॉमिक वेट कितना 16, और इसके लिए आप लिखो ग्राम एटॉमिक वेट 1। जब आप सम करोगे तो आएगा 40। सो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फॉर द NaOH इज नथिंग बट 40 ग्राम्स। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 40 ग्राम हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे सो इट विल अप्रॉक्स 0.1 के अप्रॉक्स आपका आएगा। सो 0.1 मोल हमारे पास हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या लिखा? 0.1 इंटू n, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है? सो इट इज 250 इंटू 1000। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 250, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। 10 अपॉन 25, 2 अपॉन 5, और हमारे पास आ जाएगा 0.4। सो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई? सो मोलैरिटी हमारे पास आ गई, ये इसको हम कहेंगे 0.4 मोलर सॉल्यूशन। इसको लिखने का तरीका क्या है? 0.4 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी जो है हमारे क्वेश्चन में मोलैरिटी कितनी आ गई? हमारे पास मोलैरिटी आ गई 0.4।
चलो जो हमने क्वेश्चंस लिखा है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मोलैरिटी इज नथिंग बट ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन V इन ml, ये हमने लिखा है, इसी को हमने फॉर्मूले में लिखा है। तो ग्राम वेट हमारे पास क्या है 4 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 इंटू हमारे पास 1000 इंटू क्या है 250। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 0 0 0 0, सो इट इज 40 अपॉन 100 और क्या हो जाएगा 0.4 मोलर सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई 0.4 इज योर आंसर। तो हमने दोनों तरीके से करके इसको देख लिया। आई बात समझ में, क्लियर पॉइंट। बढ़ू आगे, तो लेट्स टॉक अबाउट द मोलैरिटी। तो हम किसकी बात करेंगे, अब हम मोलैरिटी की बात करने वाले हैं। तो चलो मोलैरिटी की बात करते हैं। जब हमने मोलैरिटी देखा तो हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम में हम सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसको हम माप रहे थे। बट इन द केस ऑफ मोलैरिटी हमको सॉल्यूशन से काम नहीं है, हमको काम है सॉल्वेंट से। अभी मैंने क्या समझाया कि सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होता है उसका नाम होता है सॉल्यूट। सो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब यहां पे वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मास की। सो 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सो 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, हम मोलैरिटी कहते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज नथिंग, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज मोलैरिटी। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन मोलैरिटी कहते हैं। आई बात समझ में। इसका सिंबल क्या होता है मोलैरिटी का, तो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। हम इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। क्लियर है पॉइंट। अभी मैंने लिखा, जरा इसको हम आगे समझ लेते हैं। तो हमने इसको लिखा, अब इसकी यूनिट की जरा मैं बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? सो इट इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो मोल है ना, अपॉन क्या 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। सो इसको मैं लिखूंगा किलोग्राम, मास की मैं बात कर रहा हूं। सो हमारे पास क्या हो गया, मोल पर kg। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ये हमारे पास मोलैरिटी की यूनिट आ गई। चलो इसकी फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी का वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी n ऑफ सॉल्यूट, n ऑफ सॉल्यूट, मैं सॉल्यूट लिख देता हूं यहां पे, n ऑफ सॉल्यूट यानी n ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg की मैं बात कर रहा हूं। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी मास भी तुम उसको कह सकते हो, मैंने पहले ही कहा कि यहां पे हम मास और वेट टर्म को जो है वो क्या करेंगे, इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर पॉइंट, यहां पर कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, अगर मैं इनको और एक्सप्लेन करके लिखूं, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट को और एक्सप्लेन करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इट इज नथिंग बट, ये हमारे पास और कुछ नहीं, इट इज नथिंग बट, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट, सो दिस इज नथिंग बट, ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर इसको आप ग्राम में लिखना चाहो तो क्या करूंगा, अब kg को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1000 kg। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है अपने को और 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिख देना। क्लियर है पॉइंट, आई बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया। इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी के टर्म में देखूं, जैसे वहां हमने डेंसिटी के टर्म में अभी मोलैरिटी की पढ़ाई की, तो हमने क्या लिखा कि परसेंटेज मास अपॉन 100 इंटू डेंसिटी बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू हम क्या लिखते हैं, इंटू हम लिखते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा सॉरी, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, वहां पे भी इसको वॉल्यूम ही करेंगे क्योंकि हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी तो हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ही लिखेंगे। ओके, तो चलो हम आगे बात करते हैं। सो मोलैरिटी इज नथिंग बट 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 टाइम्स डेंसिटी होल ब्रैकेट माइनस ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। जब डेंसिटी होगा क्वेश्चन में तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यूनिट क्या है हमारे पास, तो अभी मैंने यूनिट बताया है, चलो एक बार फिर से हम यूनिट को देख लेते हैं। सो यूनिट इज नथिंग बट क्या है हमारे पास यूनिट, जरा हम यूनिट को देख लेते हैं एक बार, मोल्स पर केजी
या मोल्स पर यूनिट केजी, यही हमारे पास हमारी यूनिट होने वाली है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन मोलैरिटी के ऊपर। तो एक मोलैरिटी के ऊपर हमारे पास बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बार कॉपी को बंद करो, सॉरी कॉपी को बंद मत करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और अगर हो जाए क्वेश्चन तो आंसर बताओ, और कमेंट सेक्शन में अगर नहीं हो रहा है तो बस बना के तुम ट्राई करो, तब तक मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कर लिया क्वेश्चन, करूँ आगे सॉल्व, कर दिया पॉज वीडियो को, चलो आगे बात करते हैं। सो 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। सवाल हमारे पास क्या है कि 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर में मौजूद है, तो मोलैरिटी बतलाइए। तो अपने को फाइंड करना है मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। ये कब फाइंड होगा? जब हमें पता होगा मोल ऑफ सॉल्यूट। हमें कब क्या पता होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तब पता चलेगा हमको। क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, और इस केस में हमारे पास सॉल्यूट क्या है? हमारे पास सॉल्यूट है ग्लूकोज, हमारे पास सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमें ग्लूकोज का मोल निकालना है, एन ग्लूकोज, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन करेंगे गिवन वेट, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल w कितना है हमारे पास? कितना दे रखा है? 18 हमारे पास क्वेश्चन में हमको दे रखा। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? तो चलो एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे आया है। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है पॉइंट? इसके मतलब इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन इज देयर एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन द ग्लूकोज। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। 6 कार्बन का जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन के लिए जो आप एटॉमिक वेट लिखोगे वो लिखोगे 12 × 1 प्लस 6 ऑक्सीजन के लिए जो आप वेट लिखोगे एटॉमिक वेट वो लिखोगे 6 × 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा? 72 + 22 + 12 + 96। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम अबाउट 180, तो ये 180 आएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कितना निकाला मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हमने कितना निकाला? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज हमने निकाला 180, और इसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर। क्लियर पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बढ़ूं आगे, चलो बढ़ता हूं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस तो क्या होगा? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है जरा हम देख लेते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1। तो ये आप 0.1 आपके पास इन ग्लूकोज जो है वो कितना आ गया? मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 0.1, है ना? या ऐसे आप लिख सकते हो 1/10 मोल आपके पास आ गया है ग्लूकोज का, 1/10 मिला के। अब चलो क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास, हमको मोल ऑफ ग्लूकोज पता है वो कितना है? 1/10 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमारे पास दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, 250 ग्राम दे रखा था। कितना दे रखा था? 100 ग्राम। तो हमारे पास 100 ग्राम है, तो अपन क्या लिखेंगे? 1000 अपॉन 100 ग्राम, 1000 अपॉन 100 ग्राम, क्योंकि ये हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो अब सॉल्व करो इसे, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया? 0 0 0 0 0, सारे जीरोस क्या हो गए? कट गए। तो अब हमारे पास बच गया क्या? मोल पर केजी। सो इट विल इक्वल टू व्हाट? 1 मोल पर केजी। और आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे 1 मोलल। वहां मोलर कह रहे थे, यहां हम इसे कहेंगे मोलल, मोलैलिटी है इसलिए मोलल कहेंगे, 1 मोलल सॉल्यूशन। तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे 1 मोलल सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? बढ़ूं आगे, यहां तो कोई डाउट है क्या? चलो आगे की ओर बात करते हैं। तो अब एक नया टॉपिक हमारे पास है, दैट इज नोन एज द फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है? अभी हमने मोलैरिटी को अच्छे से समझा, अब हम फॉर्मेलिटी की ओर बात करते हैं। व्हाट इज फॉर्मेलिटी? तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ आयोनिक सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ कंपाउंड। तो अभी हम देख रहे थे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, अब यहां पे आयोनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज आयोनिक सॉलिड्स? तो अभी समझाता हूं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड NaCl। दिस इज अ कंपाउंड जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से, जिसे आप जानते हो। इसे आप किस नाम से जानते हो? तो इसे आप सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हो। दिस इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज नथिंग बट योर कॉमन टेबल सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है तुम्हारा, जो तुम नमक खाने में यूज करते हो ना, बेसिकली वो यही है, सोडियम क्लोराइड ही।
इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो हमारा सोडियम है जो कि मेटल पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, एक हमारा क्लोरीन है जो नेगेटिव पार्ट है, नॉन मेटल पार्ट। ये सब क्या होता है मैं आगे हमारे क्लासेस में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेटल्स क्या होते हैं वो मैं समझाऊंगा, नेगेटिव में उससे पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझाऊंगा, क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं उसे मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं ये भी समझाऊंगा। सो इतना बस ध्यान रखो कि सोडियम जो है वो एक नॉन मेटल है और वो एक पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल यहाँ पे एक नेगेटिव पार्ट रोल प्ले कर रहा है। सो सोडियम क्लोराइड इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट, सोडियम एंड द क्लोराइड, सोडियम एंड द क्लोरीन, इट इज टुगेदर नोन एज द सोडियम क्लोराइड। और ये कॉमन सॉल्ट है ये तुम्हारा। अब ये एक आयोनिक सॉलिड क्या है, आयोनिक सॉलिड है ये एक आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक सॉलिड का मतलब क्या होता है? सो आयोनिक सॉलिड का मतलब होता है कि दो सॉलिड्स या दोज कंपाउंड्स विच अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर, जब आप उसे डिसॉल्व कर दोगे पानी के अंदर, जब आप उसे मिला दोगे तो वो डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है दो अलग अलग आयंस में। एक आयन पॉजिटिव होता है, एक आयन नेगेटिव होता है। सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू टू आयन, एक तो पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयंस होंगे। पॉजिटिव आयंस जो होता है वो जनरली मेटल्स होते हैं, तो हम इसे लिखते हैं सोडियम, सोडियम प्लस फॉर्म आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। और जो नेगेटिव आयंस है दैट विल बी द क्लोरीन माइनस आयन, सो इट विल व्हाट, इट विल नेगेटिव क्लोरीन माइनस आयन। तो आई बात समझ में कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, अभी तो आयोनिक सॉलिड समझ गया। सो इट इज नथिंग बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये एग्जांपल है आयोनिक सॉलिड का। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ आयोनिक सॉलिड अपॉन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या है हमारे पास, तो नंबर ऑफ ग्राम, तो देखो क्या है इसको मतलब समझो कि गिवन मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड की जो मास हमारे पास दे रखा होगा हम उसका निकाल लेंगे। अब फॉर्मूला मास यानी इसका जो मास है सोडियम क्लोराइड का, हम इसके मास को कैलकुलेट करेंगे, इसके मास को हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में NaCl का अगर हम मास तुम्हें कैलकुलेट करके मैं दिखाऊं, सो इट इज इक्वल टू Na के लिए आप लिखोगे 23, क्लोरीन के लिए लिखोगे 35.5, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 58.5। तो ये उसका फॉर्मूला मास हो गया, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला मास हो गया। सो फॉर्मूला मास ऑफ द NaCl इज नथिंग बट 58.5 अपॉन 1 इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस चीज में है, ये वॉल्यूम है आपका लीटर में। अगर इसको आप ml में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये तुम्हारा ml में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज पे हमको अभी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है फॉर्मेलिटी के बारे में, जब हम पर अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो हम 12th का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब 12th के चैप्टर के सॉल्यूशन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो सॉल्यूशन में फॉर्मेलिटी हम बार बार यूज करेंगे और वहां हम इस पे कई सारे क्वेश्चंस करने वाले। So let's move to the next topic and that is normality. What is normality? चलिए नॉर्मेलिटी पे चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी। ये नॉर्मेलिटी क्या वाला है भाई? सो नॉर्मल, अच्छा यहाँ पे जरा देखो कि ये क्या होगा, तो गिवन मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड अपॉन फॉर्मूला मास, तो इसका यूनिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मास से मास खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट बचेगा, तो यूनिट हमारे पास बचेगा पर लीटर, पर लीटर, या इसे मैं लिखूं लीटर टू द पावर -1। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, लीटर टू द पावर -। तो यूनिट इज पर लीटर और लीटर टू द पावर -1 इट इज द यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी। अब हम आगे बात करते हैं, तो नॉर्मेलिटी की हम बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इट इज डिफाइंड एज व्हाट, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट के वेट क्या है ये हम आगे क्लासेस में समझने वाले हैं। तो अभी बस फॉर्मूला देखेंगे, हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे, इसको अपने कॉपी में लिख के रखेंगे कि हमने ऐसा कुछ तो पढ़ा। इक्विवेलेंट वेट हम आगे समझने वाले हैं। सो इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट वो होता है कि किसी मेटल को तुम ले लो, तुमने सपोज ले लिया सोडियम को ले लिया, सपोज तुमने सोडियम को लिया, तो सोडियम का कितना एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के एक एटॉमिक वेट से रिएक्ट करेगा, है ना। सो सोडियम का कितना एटॉमिक वेट, कितना वेट जो है वो हाइड्रोजन के एक वेट से रिएक्ट करेगा। सोडियम हाइड्राइड एक कंपाउंड है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन कितना है एक, सोडियम कितना है 23, तो सोडियम के लिए जो एटॉमिक वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया वो हो गया 23, क्योंकि 23 ग्राम ऑफ सोडियम चाहिए टू रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एटलीस्ट 23 ग्राम ऑफ द सोडियम इज नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 23 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द व्हाट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ sodium is, equivalent weight of sodium is what, equivalent weight of sodium is 23। ये याद रखना, 3 तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एज पर हाइड्रोजन, एज पर ऑक्सीजन, एज पर क्लोरीन। तो अगर जो 16 ग्राम
ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करे, जो 16 Mu ऑक्सीजन के साथ जितना रिएक्ट करेगा हम उसकी बात करेंगे। 35.5 क्लोरीन के साथ जितना रिएक्ट करेगा हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का केस लेके आपको समझाया। सो अभी बस इसको ज्यादा नहीं समझना, इसको अपने दिमाग में रखो कि ऐसा कुछ तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सो इट इज नथिंग व्हाट, इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज नोन एज, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको अपन कुछ नहीं कहते, इसको अपन कहते हैं ग्राम वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी स्मॉल w अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो इनटू अपॉन कितना, अगर लीटर की मैं बात करूंगा तो अपॉन 1 लीटर, अगर मैं 1000 में बात करूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर 1000। सो ये लीटर में हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पास 1000 में फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, परसेंटेज वेट अपॉन 100 बाय डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है पॉइंट, आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। अब याद रखना नॉर्मेलिटी इज n इंटू मोलैलिटी। एक फॉर्मूला ये भी है हमारे पास कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, नथिंग बट n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। तो नथिंग के बाद क्या है ये, n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारे पास n क्या हमारा वैलेंसी है। सो हमें मोलैरिटी हमने पढ़ रखा है, हमें नॉर्मेलिटी हमको पता है, n वैलेंसी हमारा। n से कई सारी चीज डिनोट होती है, n से तुम एटॉमिक और वाइटर्स को भी डिनोट करते थे, n से वैलेंसी डिनोट करते हैं, n से नंबर ऑफ मोल डिनोट करते हैं, n से कोई नंबर डिनोट करते हैं, तो n से कई सारी चीजें होती हैं। अब ये कहाँ ये यूज हो रहा है वो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आने लगेगा जब तुम पढ़ोगे चैप्टर्स को। तो सो n इज नथिंग बट हियर वैलेंसी। सो नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, यानी वैलेंसी टाइम्स ऑफ द मोलैरिटी इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? अब बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है? देखो एन जो होता है, याद रखना कि एसिड के केस में, ये बस ऐसे ही पॉइंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है ये। एसिड के केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एसिड की बेसिसिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है। और बेस के केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एसिडिटी। बेस के केस में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एसिडिटी कैलकुलेट। तो एक पॉइंट याद रखना, बस ऐसे ही आगे के चैप्टर्स में काम देगा कि एसिडिटी के केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं, और बेस के केस में हम एसिडिटी कैलकुलेट करते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा भी दिमाग तुम्हारे लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बात करो। अगर कई नॉर्मल सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, कई तरीके के नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये तीन हमारे पास बीकर है, ये 3 बीकर है हमारे पास। दिस इज बीकर ए, दिस इज बीकर बी, दिस इज बीकर सी। ये जो है वो N1 सॉल्यूशन है, ये N2 सॉल्यूशन है, और ये N3 सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट नॉर्मल सॉल्यूशन है, सेकंड नॉर्मल सॉल्यूशन, वो थर्ड नॉर्मल सॉल्यूशन है। इसकी वेलोसिटी है V1, इसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, माफ करना, वॉल्यूम है V1, इसकी V2, और इसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है वो V3 है। क्लियर है पॉइंट? वो फिजिक्स वाला कीड़ा कभी कभी अंदर जाग जाता है, इसलिए वेलोसिटी बोल देता हूं, ठीक है, बट इट इज वॉल्यूम। तो अगर आपको कंपेयर करने को दिया जाए कि भैया हमारे पास 3 अलग अलग नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है हैविंग 3 डिफरेंट वॉल्यूम, तो उनकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को आप कैसे कंपेयर करोगे? तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3। अगर एक ही सब्सटेंस से अगर अलग अलग नॉर्मल सॉल्यूशन बढ़ाया जाए तो इस तरीके से उसका रेशियो आएगा। सो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्ट, अगर तीनों को मिला दो, अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो जो नॉर्मेलिटी होगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की वो कितनी होगी? तो वो होगी हमारे पास N1V1 इंटू N2V2 इंटू N3V3 अपॉन V1V2 प्लस V3। गलती से हुआ क्या है कि जो सॉल्यूशन का चैप्टर उसका सारा का सारा कंटेंट उठ के यहाँ पे आ गया है, तो अभी इस पे ज्यादा दिमाग तुम नहीं लगाना। बस याद रखो कि नॉर्मेलिटी कुछ तो भी होता है, ये सब अभी तुम छोड़ दो, ये सब अभी तुम्हारे काम का नहीं। अब चलो एक बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो हमने इक्विवेलेंट समझा, अब ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नॉर्मेलिटी टाइम्स वॉल्यूम इज नोन एज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। बस अभी दिमाग में ये सब पॉइंट्स आपको रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, कि व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नथिंग बट पॉइंट्स टू रिमेंबर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है यहां तक? आई होप आपको कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोइचियोमेट्री को भी देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।
आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में आज हमने पढ़ा कि वो कौन कौन सी सॉल्यूशंस कैसे कैसे बनते हैं और उसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के इन टर्म्स में, और हमने पार्ट्स पर मिलियन को देखा, पार्ट्स पर बिलियन को देखा है। अगले क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन और स्टोइचियोमेट्री को देखने वाले हैं और वो भी क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। सो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।